बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है, और ये खतरा किससे है? क्या जनरल आसिम मुनीर से है? और ये कौन बता रहा है और किस मिसालों के साथ हमें बता रहा है? ये तफसील तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि पीटीआई इलेक्शन से बाहर हो रही है और उसके लिए जिम्मेदार हैं इमरान खान साहब की 400 वीडियोस। जी हां, इमरान खान साहब की 400 से ज्यादा वीडियोस हैं जो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को इलेक्शन से बाहर कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले वजीर आजम साहब का एक बयान सामने आया कि इमरान खान के बगैर, इमरान खान और उनकी पार्टी के बगैर साफ और शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। इस पर बड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया मुख्तलिफ फोरम्स की तरफ से, और उसके बाद उनकी वजाहत आ गई कि ऐसा नहीं है, हमारी तरफ से सब हो जाए। लेकिन ये आप समझे कि ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है, प्लान का हिस्सा है, और इसके लिए बड़ी मेहनत की जा रही है। लीगल तरीके से पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करके, डॉक्यूमेंटेशन करके, कानून और आइन के मुताबिक करके ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा होगी जहां पर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी इलेक्शन से बाहर होंगे। और जनाब, वो पुलिस की रिपोर्ट, JIT रिपोर्ट है, इसका सबूत जो 9 मई के वाकयात के हवाले से है, जिसमें उन्होंने पार्टी के तकरीबन 900 से जायद कारकुनों और रहनुमाओं समेत सबको मिला जुला कर उनके खिलाफ चलान पेश कर दिया है कि वो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस हैं। और इमरान खान साहब तो सरगना हैं, वो जो है ना मास्टरमाइंड, जिन्होंने प्लान किया, जिन्होंने माइंड मेकअप किया, और जिन्होंने सारा उस सिस्टम को लेके चले कि किस तरह से ये वाकयात फाइनली होने हैं। तो बहुत से लोग गिरफ्तार थे, उनकी तफ्तीश होती रही। हम अक्सर इस पे बात करते रहे कि इतना टाइम क्यों गुजर रहा है, क्या वजह है कि उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं होती, कानूनी अमल शुरू नहीं होता उन लोगों के खिलाफ। गिरफ्तारियां हैं, अंदर हैं, कभी किसी की जमानत की बात होती है। खैर, जमानत होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आपने देखा ही है। अगर शेख रशीद साहब का तो खैर पता ही कुछ नहीं है ना। वो तो मैं वैसे बात करता हूं कि वो इमरान रियाज वाली जगह पे चले गए। इमरान रियाज साहब के बारे में भी एक बात आपके साथ शेयर करूंगा, वो बाद में करता हूं। लेकिन पहले हाँ, मसला ये है कि जो हमारे परवेज इलाही साहब, जमानतें होती हैं, बाहर नहीं आ सकते ना। तो जो लोग बराह रास्त मुलव्वस थे, यास्मीन राशिद साहिबा, महमूद रशीद साहब, इजाज चौधरी साहब और इमरान खान साहब बीइंग मास्टरमाइंड, ये लोग अब इनको फेस करेंगे। इनके खिलाफ मुकदमा का चलान बन गया है। अच्छा, उसमें बड़ी डिटेल से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनके रिमांड लिए अदालतों से, उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, और उसमें पैमरा से और FIA से, साइबर क्राइम से और सब जगहों से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए, प्रूफ इकट्ठे किए गए, उसकी पूरी समरी बनाई गई है, और चलान जो है बड़े डिटेल्ड चलान बनाए गए हैं ताकि उसमें कानूनी सुकम मौजूद ना हो। और इमरान खान साहब की तो पर्सनल 400 से ज्यादा वीडियोस हैं जिनसे यह साबित होता है कि 9 मई के वाकयात किस तरह उन्होंने प्लान करके, किस तरह लोगों को तैयार किया है और कहां तक लाकर खड़ा कर दिया। 9 मई वाले दिन, जिस दिन फिर दंगा फसाद और फिर जो कुछ हुआ, मतलब वो कोई 14 के करीब मुकदमात है, जिसमें से 12 में अब ये लोग नामजद हैं, जो जिसमें कोर कमांडर हाउस का हमला था, अस्करी टावर लिबर्टी का हमला है, और कौन से हैं, इस तरह के काफ़ी सारी जगह हैं जहां पर उन्होंने हमले किए। तो इन सब के लिए चलान पेश हो गए हैं, और जाहिर है उसमें मुल्क से गद्दारी, हंगामा आराई, बगावत, ये सारी दफात शामिल हैं जिन पे आप फिर खुद अंदाज़ा कर लें कि कहाँ तक सज़ाएं जा सकती हैं। तो A, वो सज़ाएं, B, ऐसे लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे जिनके खिलाफ जब ये इस्टेब्लिश हो जाएगी चीज़ें और ये प्रॉपर चीज़ें सामने आने के बाद चलान जमा हो चुके होंगे और केसेस की प्रोसीडिंग चल रही होगी, तो ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। फिर अब उस बात को कनेक्ट करें, वजीर आजम साहब का बयान कि इमरान खान और उनकी पार्टी के बगैर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकते हैं। अच्छा, एक होता है ना जनरल साहब, वो बस बयान दे देना कि ये हुआ वो हुआ, तो उसमें फिर गुंजाइश रहती है कि किस तरह से मैनिपुलेट हुआ है और पता नहीं कोई बात थी या नहीं, कोई सबूत थे या नहीं। लेकिन इसमें जिस तरह से वो चलान तैयार किए गए हैं, मतलब मैं हैरान हो रहा था देखकर कि सिर्फ जिना हाउस के इसका जो चलान है 3000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल है, और इसमें 210 लोगों के गवाहों की फहरिस्त थी,
और अस्करी टावर के केस में 65 मुल्ज़मान को नामजद किया गया है और 55 ही तकरीबन जो है 65 लोग 65 लोग हैं और 55 के करीब गवाहों की फहरिस्त भी इसमें भी जमा कराई गई है। अच्छा, इस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस सूरत में इमरान खान साहब का बचना मुश्किल हो गया है। उनके वकला ने भी ये जो ट्वीट किया हुआ है कि मैं उनसे मिला हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब परेशान हैं। परेशान किस लिए हैं कि मुझे जो है ये 9 मई के वाक़यात में और साइफर के केस में मुझे सज़ाएं हो जाएंगी, जैसे तोशा खाना में हुई थी। तो खान साहब सज़ाएं होंगी, वो आपने जो कुछ किया है सिर्फ वही आप भुगत रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं आप पर डाली। मतलब कोई आपके खिलाफ मंशियात की स्मगलिंग का केस नहीं बनाया है, कोई कि जनाब वो ऐसे ही बस आपने किसी को अगवा करा लिया और कुछ, कोई ऐसे केस नहीं है। जो वो केसेस हैं जिनमें आपके अपने वीडियो बयानात, आपके अपने व्लॉग्स, आपके अपने इंटरव्यूज, आपके ट्विटर और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे आपकी जो वीडियोस हैं वो सारी आपके अपने सबूत हैं, आपके अपने हाथों से दिए हुए सबूत हैं, आपके अपनी कैमरा टीम से बना बना के जो अपलोड किए हैं वो सारी चीजें मौजूद हैं। तो उनसे इनकार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और हुकूमत के लिए, हुकूमत ही कहना चाहिए, हाँ, हुकूमत के लिए आसानी होगी कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को इसमें बुक करके उनको इलेक्शन से बाहर रखा जाए। और शायद यही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का मुतालबा भी है। जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो खुलकर कह देते हैं कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी पर पाबंदी होनी चाहिए। नून लीग की जो लीडरशिप है उसमें नवाज शरीफ साहब बराह रास्त इस तरह से बात नहीं करते, लेकिन बहरहाल जो बातें वो करते हैं वो भी कोई कम नहीं है, खतरात से, टेंशन से, झगड़ों से। और उनकी सबसे बड़ी बात वो है कि जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और उन जजेस साकिब निसार एंड कंपनी और आसिफ खोसा, इनके खिलाफ मुकदमात बनाए जाएं और इन्हें इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। और इनके इसी बयानिए पर हामिद मीर साहब ने एक कॉलम लिखा है आर्मी चीफ के खिलाफ। तो हामिद मीर साहब कॉलम लिख रहे हैं आर्मी चीफ के खिलाफ, और वो आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरह से है, उन्होंने लिंक किया है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब को और उनकी बाकी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, शहबाज शरीफ साहब समेत, उनकी जान को खतरा है और ये उनको मैसेज दिया जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है। अच्छा, अगर तो ये सिर्फ वो मैसेज की बात कर रहे होते तो फिर बस इतना काफी था कह देना, लेकिन उन्होंने इसको लिंक किया है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के वाक़े से। उन्होंने कहा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान से बाहर थी, परवेज मुशर्रफ साहब के साथ उनकी बातचीत हुई, वापस आने की डील हुई। परवेज मुशर्रफ साहब इस बात पर तैयार थे कि पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में हिस्सा दे दिया जाए, लेकिन बेनज़ीर साहिबा खुद इक़्तिदार में नहीं आएंगी। खैर, वो वापस आई, उन्होंने आते ही जल्द से जुलूस शुरू कर दिए। उनके वो कारसाज वाला वाक़या जो था, वहाँ पर बड़ा धमाका हुआ जिसमें वो खुद तो बच गई, लेकिन कोई 200 से ज़्यादा लोग जानों से गए और एक बड़ा अटैक था। उन्हें फिर डराया गया, उन्हें बताया गया कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, उन्हें खामोश होकर बैठ जाना चाहिए, उन्हें कहीं चले जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानी, वो जलसे करती रही। और फाइनली दिसंबर 2007 में पिंडी में जो एक बड़ा धमाका हुआ उसमें वो खालिक हकीकी से जा मिली। और ये थ्रेट अब नवाज शरीफ साहब को दी जा रही है और उसके लिए और बहुत सी चीज़ों के साथ मिक्स करके वो बार बार ये बता रहे हैं कि उनके मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे ख़राब होते हैं कि जब वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो चाहे मुशर्रफ साहब हों, फिर अदालत से उनको जाके खुद ही अटॉर्नी जनरल को कहना पड़ता है कि उन्हें जाने दिया जाए इलाज के लिए। फिर बाजवा साहब, उससे पहले राहिल शरीफ साहब जब अपनी एक्सटेंशन के लिए कोशिश कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब ने इनकार किया तो फिर उनके खिलाफ केसेस बन गए, उन्हें हुकूमत से छुट्टी करा दी गई। फिर बाजवा साहब ने ये किया और बाजवा साहब ने जो खैर वो स्टोरीज बना के, मसला ये है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हामिद मीर साहब मुशर्रफ का मामला जो है बेनज़ीर भुट्टो के साथ, जो कि बड़ा ऑब्वियस सा नजर आ रहा है कि मुशर्रफ नहीं चाहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आए और उनको इक़्तिदार से रोकने के लिए उनको जान की धमकियां दी गई। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वो ईमेल भी मौजूद है और उन पर इल्ज़ाम आता है बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का, उनको कत्ल करने का, और जिस तरह से वो तमाम सबूत मिटाए गए और बाद में भी अदालतों को और तफ्तीशी इदारों को उन तक एक्सेस नहीं दी गई, सारी चीज़ें अब हमारे सामने हैं, तारीख का हिस्सा है। वो और बात है कि मजबूरियों और मसलहतों के तहत पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत भी उस केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी। ये हमारी बदकिस्मती है और मैं बार बार कहता हूं कि अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल के केस को
भुट्टो साहब के कत्ल के केस को, मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के केस को, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ होने वाली साजिशों के मसाइल को, इन सब को अगर हैंडल नहीं किया जा सकता, हैंडल इन द सेंस के इनको इंसाफ नहीं मिल सकता, तो सोचें इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों का क्या हाल होगा, उनको क्या इंसाफ मिलता होगा। तो मुझे समझ ये नहीं आ रही कि नवाज शरीफ साहब की जान को खतरे की खबर देकर हामिद मीर साहब किस पर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अब मुशर्रफ तो नहीं है, अब तो ड्राइविंग सीट पर आसिम मुनीर साहब बैठे हुए हैं। तो क्या वो आसिम मुनीर साहब के खिलाफ बात कर रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब से उनकी जान को खतरा है? क्योंकि सबसे ताकतवर शख्सियत अगर इस मुल्क में है कोई, तो वो जनरल आसिम मुनीर है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और मेरे एनालिसिस के मुताबिक, जो मुझे समझ आती है, जो मुझे नजर आ रहा है और जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, आसिम मुनीर साहब का नवाज शरीफ साहब से कोई मसला नहीं है, बल्कि जो सुनने में आता है वो जरा सॉफ्ट उनका रवैया है उनके हवाले से। तो हामिद मीर साहब क्यों ये इल्जाम लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है और उन्हें धमकी दी जा रही है? मतलब ये कोई छोटी मोटी और किसी की धमकी से काम नहीं चलता। बेनजीर भुट्टो को किसी और अरे गहरे की धमकी नहीं थी, वो मुशर्रफ साहब डरा रहे थे उनको, और मसला मुशर्रफ साहब के जाती इक्तदार का था। तो यहाँ किसका इक्तदार है? यहाँ तो इंटरिम गवर्नमेंट है। काकड़ साहब एक शरीफ आदमी है, उनका तो मसला ही कोई नहीं, वो दोबारा जाके सेनेटरशिप करेंगे या किसी और डेजिग्नेशन पर आ जाएंगे। एक अच्छे पढ़े लिखे समझदार आदमी है और वो सिस्टम में फिट हो गए हुए, उन्होंने चलना है आगे, वो इसी तरह से चलते रहेंगे। तो मसला ये है कि फिर ड्राइविंग सीट पर तो आसिम मुनीर साहब बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि उनका नवाज शरीफ साहब के साथ कम से कम कोई मसला नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब का हाँ जो 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 इश्यूज हैं जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, वो अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब भी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। लेकिन फिर उसके बाद बयानिया क्या बनेगा नवाज शरीफ साहब का, वो अवाम में क्या लेकर आएंगे जिसकी बुनियाद पर वो अवाम का जोश और जज्बा जो है वो जगा सकें और अपने वोटर को निकाल सकें। क्योंकि सर्वेज तो अभी जो कराए जा रहे हैं वो तो कहानी और है ना कोई। खैर सर्वेज पर भी इमरान रियाज साहब के साथ इकट्ठे बात करेंगे हम आपसे, ठीक है। मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब क्या बयानियां बनाएंगे। उनकी वापसी के दिन 22 दिन रह गए हैं, तो 22 दिन के बाद अगर नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है तो फिर इलेक्शन भी होंगे, और अगर नवाज शरीफ साहब ना आए किसी भी वजह से तो फिर इलेक्शन डिले भी हो सकते हैं। और अच्छा, वो नवाज शरीफ साहब के ना आने की वजह हो सकती है, मुल्क की हालात का मसला हो सकता है। अल्लाह ताला हम पर रहम करे। आज दो बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, वो मैं फिर बाद में बात करूँगा आपसे। मतलब आज ईद मिलादुन नबी का दिन था, एक मुक़द्दस मुतबर्रक दिन जो मजहबी जोश जज्बे से मनाने का दिन है और मनाया गया है ये दिन। लेकिन ऐसे मौके पर इस तरह के वाक़यात जो जिसमें इंसानी जानों का ज़िया हो, दुख की बात है, शर्मिंदगी की बात है, और हमारी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि हम चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारी हालत पर रहम करे, हमारे लोगों को महफूज रखे और हमारी हुकूमतों को तौफीक दे कि वो लोगों के लिए पुरअमन आज़ाद माहौल मुहैया कर सकें जिसमें वो अपनी ज़िंदगियाँ हंसी खुशी गुजार सकें। शुक्रिया।